दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहन। तो कहानी को सुनते सुनते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लगातार बढ़ते जा रहे क्लेश ने मेरी भतीजी अंजलि की तबीयत और ज़्यादा खराब कर दी। जुकाम, बुखार से पैदा हुआ सिर दर्द रोने के कारण इतना बढ़ा कि सिर फटने लगा। बुआ, यह अरुण अगर घर छोड़कर चला जाएगा तो मैं मर नहीं जाऊंगी। अंजलि अपने भाई के बारे में बोलते हुए सुबक रही थी। पिताजी और माँ के मरने का सदमा सहा है मैंने। दोनों छोटे भाइयों को काबिल बनाकर इज्जत की ज़िंदगी देने के लिए मैंने अपना घर नहीं बसाया। आज अरुण घर छोड़कर जाने को तैयार है। कितना अच्छा फल मिल रहा है मुझे अपने त्याग और बलिदान का। तू इतनी परेशान मत हो अंजलि, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसे दिलासा देते हुए बार बार समझाया, पर उसका रोना नहीं थमा। मेरा बड़ा भतीजा अरुण अपने कमरे में अपनी पत्नी सीमा से ऊंची आवाज़ में झगड़ रहा था। आमतौर पर अरुण से डरने दबने वाली सीमा उस दिन ज़बरदस्त विद्रोही मूड में उससे खूब लड़ रही थी। मैं नहीं रहूँगी, नहीं रहूँगी अब इस घर में, मैं बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। सीमा की गुस्से से भरी आवाज़ हम साफ सुन सकते थे। रात दिन की रोक टोक अब मुझसे नहीं सही जाती है। आपकी बहन जानबूझकर मुझे दुखी और परेशान करती है। हमें नहीं चाहिए उनकी सहायता, उनका पैसा। मैं और मेरा बच्चा एक वक्त की रोटी खाएंगे, पर मैं अब सुख चैन से अलग घर में ही रहूंगी। जिस बात को लेकर घर का माहौल इतना खराब हो गया था वह बहुत छोटी सी थी। सीमा सुबह अपनी बड़ी बहन से मिलने जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, लेकिन अंजलि ने अपनी खराब तबीयत को कारण बना उसे जाने से रोक दिया। सीमा की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित रही। वह बुरी तरह पहले अंजलि से उलझी, फिर अरुण से, उसका देवर अनुज, देवरानी प्रिया और मैं उसे समझाकर शांत करने में पूरी तरह असफल रहे थे। घटना चक्र ने खतरनाक मोड़ तब लिया जब अरुण ने गुस्से में आकर सीमा के गाल पर 2 थप्पड़ मार दिए। सीमा ने एकदम खामोश होकर अपना और अपने बेटे समीर का जरूरी सामान एक सूटकेस में भरना शुरू कर दिया। वह घर छोड़कर मायके जाने की तैयारी कर रही थी। प्रिया की पूरी सहानुभूति अपनी जेठानी के साथ है, यह उसके हाव भाव से साफ पता चल रहा था। उसका फूला मुंह उसके खराब मूड की निशानी थी। अनुज भावुक स्वभाव का है, वह अपनी दीदी की बेहद इज्जत करता है। उसे मैंने ऊंची आवाज़ में अंजलि से बातें करते कभी नहीं सुना। प्रिया और अनुज का प्रेम विवाह हुआ था। प्रिया अच्छी पगार पाती है। बाहर घूमने फिरने और मौज मस्ती करने में उसका मन बहुत लगता है। मेरा यह मानना है कि अगर अनुज अपनी बहन के साथ इतनी ज़्यादा मजबूती से न जुड़ा होता तो प्रिया अब तक जरूर घर से अलग हो गई होती। प्रिया की तुलना में सब सीमा को ज़्यादा सीधा और सरल मानते थे, पर आज वही घर छोड़कर मायके जाने की तैयारी कर रही थी। अरुण नाराजगी भरे अंदाज में सीमा को सूटकेस में सामान भरते देखता रहा। जब सीमा सूटकेस बंद करने को तैयार हुई तब वह झटके से उठा और सूटकेस उठाकर उल्टा कर दिया। सारा सामान पलंग पर फैला देख सीमा पहले जोर से रोई और फिर बाहर के दरवाजे की तरफ तेज चाल से बढ़ गई। उसके पीछे पहले अरुण घर से बाहर गया। करीब 5 मिनट बाद अनुज और प्रिया भी समीर को लेकर उन्हें ढूंढने के लिए घर से बाहर चले गए। मैं बाहर का दरवाज़ा बंद करके अंजलि के कमरे में लौटी तो उसे बेहद उदास और दुखी पाया। बुआ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि इस घर का हर सदस्य मुझे नफरत की नज़रों से देखने लगा है? अंजलि के इस सवाल के जवाब में मैंने उसे छाती से लगा लिया तो वह सुबकने लगी। मेरे बड़े भैया करीब 10 साल पहले हमें छोड़ गए थे और भाभी उनसे 3 साल बाद।
भैया ने सदा के लिए आंखें मूंदने से पहले अपनी बेटी अंजलि पर परिवार की देखभाल की सारी जिम्मेदारी डाल दी थी। अंजलि ने अपने पापा को दिए गए वादे को ज़रूरत से ज़्यादा गंभीरता के साथ निभाया था। उसने अपना ही नहीं अपने भाइयों का कैरियर भी अच्छा बनाया। जो रुपए उसकी शादी के लिए माता पिता ने जोड़े थे, उनसे अनुज को इंजीनियर बनाया। उसके लिए रिश्ते आते रहते थे, पर वह शादी से इनकार करती रही। अपने से पहले अंजलि ने अरुण की शादी की। अनुज ने अभी 2 साल पहले प्रिया से प्रेम विवाह कर लिया था। उस वक्त तक अंजलि 30 साल की हो चुकी थी। वह तब तक कभी शादी न करने का मन पूरी तरह बना चुकी थी। मेरी समझ में उसकी शादी न होने के अलग अलग समय पर अलग अलग कारण रहे। जब तक वह 26-27 की हुई, तब तक अपने दिवंगत पिता को दिए गए वचन के चलते उसने शादी करने से इनकार कर दिया। इस उम्र के बाद लड़कियों के लिए उचित रिश्ते आने कम हो जाते हैं। बाद में वह अनुज को इंजीनियर बनाने व अरुण की शादी की जिम्मेदारियों के चक्कर में फंसकर अपनी शादी टालती गई। शादी की सही उम्र निकलती जा रही है। इस बात का एहसास किस सामान्य लड़की को नहीं होगा। अंजलि भी जरूर मन ही मन परेशान व चिंतित रही होगी। तभी उसके चेहरे का नूर कम होने लगा। कैरियर बेहतर हो रहा था, पर विवाह के बाजार में उसकी कीमत कम होती गई। अनुज का इंजीनियर बनते ही अपने एक सहपाठी की छोटी बहन प्रिया से प्रेम विवाह कर लेना अंजलि को सदमा पहुंचा गया। इस शादी के बाद उसने कभी शादी न करने की बात सबके सामने कुछ शिकायती अंदाज में खुलकर कहनी शुरू कर दी थी। बुआ, मेरे दोनों भाइयों के घर बस गए हैं। यह मेरे लिए बड़े संतोष की बात है। इनके परिवार ही अब मेरे अपने हैं। इन सब के साथ मैं आराम से ज़िंदगी गुजार लूँगी। अंजलि के ऐसे मनोभावों को मैं कभी बदल नहीं पाई। अनुज की शादी के बाद पहले से चली आ रही एक समस्या ने ज़्यादा विस्फोटक रूप हासिल कर लिया था। समस्या पैदा हुई थी अंजलि के स्वभाव को लेकर। वह दोनों भाइयों से बड़ी थी। जिम्मेदारियों का बड़ा सा बोझ वह अपने कंधों पर सालों से ढो रही थी। दोनों भाई उसे पूरा मान सम्मान देते थे। उसके कहे को कभी नहीं टालते थे। अंजलि खुद को घर की मुखिया मानती थी। हर किसी को आदेश देना उसे अपना हक लगता था। सब उसके ढंग से उसके कहे पर चलें, यह इच्छा उसके मन में गहरी जड़ें जमाए हुए थी। सीमा और प्रिया बाहर से आकर परिवार का अंग बनी थी। अंजलि सबकी शुभचिंतक है, इसका एहसास सभी को था, पर उसके तानाशाही व्यवहार के चलते घर का माहौल तनावपूर्ण रहता। पूरी स्थिति अनुज की शादी के बाद ज़्यादा बिगड़ी थी। सीमा और प्रिया को एक दूसरे के सामने अंजलि से दबना डरना जरा भी नहीं भाता था। बड़ी ननद का व्यवहार दोनों को धीरे धीरे असहनीय होता जा रहा था। घर में बढ़ती कलह व असंतोष की खबरें मुझे रोज ही फ़ोन पर मिल जाती थी। घर की तीनों स्त्रियां मुझे अपने अपने पक्ष में करने के लिए एक ही घटना को अलग अलग रंग देकर सुनाती। दोनों भाई इन परिस्थितियों से बेहद दुखी व परेशान थे। अपने दिवंगत भैया भाभी के परिवार को यूँ दुखी, परेशान व तनावग्रस्त देख मैं अक्सर आंसू बहाने लगती। इस समस्या के समाधान की ज़रूरत मुझे शिद्दत से महसूस होने लगी। समस्या का समाधान करीब 3 महीने पहले राकेश के रूप में सामने आया था। वह मेरी बहुत पुरानी सहेली सुषमा का बड़ा बेटा था। उसकी पत्नी सड़क दुर्घटना में करीब 3 साल पहले चल बसी थी। कोई संतान न होने के कारण राकेश बिल्कुल अकेला रह गया था। मेरी समझ से जीवन साथी को ढूंढ निकालना अंजलि और राकेश दोनों की भावी खुशियां व सुख शांति सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी था। इसी सोच के तहत मैंने अलग अलग बहाने बनाकर राकेश और अंजलि की आपस में मुलाकात कई बार करवाई थी। आज भी राकेश आएगा, मुझे पता था। कल शाम मैंने ही फ़ोन पर अंजलि को बुखार होने की सूचना दी थी। राकेश अंजलि में दिलचस्पी ले रहा था।
यह मेरी और दूसरे लोगों की आंखों से छिपा नहीं था, लेकिन अंजलि की प्रतिक्रिया से मुझे काफ़ी निराशा मिली थी। मीना बुआ, किस कोण से यह राकेश आपको मेरे लिए उपयुक्त जीवन साथी लग रहा है? कुछ दिनों पहले ही अंजलि ने बुरा सा मुंह बनाकर मुझे अपनी राय बताई थी। मैं भी कोई रूप की रानी नहीं हूँ, पर उसकी पर्सनैलिटी तो बिल्कुल ही फीकी है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लंबा कद है, काना, बहरा, लंगड़ा या गूंगा नहीं है। हाँ, दुबला पतला जरूर है, पर शादी के बाद सुकड़े लड़कों की अक्सर तोंद निकल आती है। मैंने राकेश के पक्ष में उसे समझाने का प्रयास शुरू किया। मुझे न किसी तोंद में दिलचस्पी है, न भोंदू में। वह सीधा है, भोंदू नहीं। पूरे घर में अपनी बीमार माँ का वह सबसे ज़्यादा ध्यान रखता है। मैं उससे बंध गई तो उसकी यह जिम्मेदारी भी मेरे गले पड़ जाएगी। उसके घर में 10 लोग तो होंगे ही। मेरी अब वह उम्र नहीं रही कि इतने बड़े संयुक्त परिवार में जाकर मैं खट सकूं। हम किसी दूसरे के काम नहीं आएंगे, किसी का सहारा नहीं बनेंगे तो हमारे काम भी कोई नहीं आएगा। मेरे इस तर्क को सुनने के बाद अंजलि कुछ उदास जरूर हो गई, पर राकेश से संबंध जोड़ने में मैं उसकी दिलचस्पी पैदा नहीं कर पाई। मैं राकेश को लेकर जब अंजलि के कमरे में पहुंची तो वह खस्ता हालत में नजर आ रही थी। उसका सिर पहले से ही दर्द से फट रहा था, अब उल्टियां भी शुरू हो गई। उन दोनों के बीच औपचारिक बातचीत शुरू हुई और मैं पलंग पर लेटी अंजलि के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी। कुछ देर बाद मैंने यह काम राकेश को सौंपा और अदरक वाली चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। अंजलि के अंदर शायद इतनी ताकत नहीं थी कि वह राकेश द्वारा पट्टियां रखे जाने का विरोध कर पाती। हमारे बहुत जोर देने पर अंजलि ने 2 घूंट चाय पी थी कि फिर उसका जी मिचलाने लगा और 2 मिनट बाद उल्टी हो गई। इसका बुखार कम नहीं हो रहा है। कोई लौट आता तो इसे डॉक्टर को दिखा लाते। मेरी आवाज़ चिंता से भरी थी। हम दोनों ले चलते हैं इन्हें डॉक्टर के पास। राकेश ने सकुचाए अंदाज में सुझाव पेश किया। गुड आइडिया, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। अंजलि के कुछ कहने से पहले ही मैं कमरे से बाहर निकल आई। अंजलि को राकेश की उपस्थिति असहज बना रही थी। वह उसकी किसी भी तरह की सहायता लेना नहीं चाहती थी, पर कमजोरी ने उसे मजबूर कर दिया था। मेरी एक आवाज़ पर राकेश भाग भाग कर काम कर रहा था। घर बंद करने में उसने मेरी सहायता की। अंजलि को सहारा देकर बाहर लाया, फिर डॉक्टर के क्लिनिक तक जाने के लिए 2 रिक्शे लाया। मुझसे अंजलि नहीं संभलेगी, ऐसा कहते हुए मैंने राकेश को अंजलि के साथ रिक्शे में बिठा दिया। इस बार बीमार अंजलि की आंखों में मैंने नाराजगी के भाव साफ देखे, पर उनकी परवाह न करके मैं दूसरे रिक्शे की तरफ चल दी। उनका रिक्शा चल पड़ा। सड़क के कोने पर जाकर जब वह मेरी आंखों से ओझल हो गया तो मैंने अपने रिक्शे वाले को 5 रुपये देकर खाली वापस भेज दिया। मेरा राकेश और अंजलि के साथ क्लिनिक तक जाने का कोई इरादा न था। ताला खोलकर मैं घर में घुसी और टीवी खोलकर देव आनंद की सदाबहार फिल्म ज्वेल थीफ देखने का आनंद लेने लगी। राकेश से अंजलि हर बार कटी कटी सी मिलती आई थी। मैंने इस बार उन दोनों का काफ़ी समय एक साथ गुजरे इसका इंतजाम कर दिया था। अब आगे जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोचकर मैं आराम से फिल्म देखने में मग्न हो गई। वह दोनों करीब 2 घंटे बाद लौटे। डॉक्टर ने अंजलि को उल्टियां बंद करने का इंजेक्शन दिया था। वह कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। इसी कारण उसकी नाराज़गी और शिकायतें लौटने लगी। बुआ, यह सब लोग 3 घंटे से कहाँ गायब हैं? उसने नाराज़गी भरे लहजे में अपने भाई व भाभियों के बारे में सवाल पूछा। वे सब सीमा की बड़ी बहन के घर चले गए हैं। मैंने उसे सही जानकारी दे दी। क्यों? मेरे ख्याल से सीमा का मूड ठीक करने के इरादे से, और मैं यहाँ मर रही हूँ इसकी किसी को चिंता नहीं है।
अपने घर वाले मस्ती मारते फिरे और एक बाहर का आदमी मुझे डॉक्टर के पास ले जाए, मेरे लिए दवाइयाँ खरीदे, मारा मारा फिरे। क्या मैं बोझ बन गई हूँ उन सब पर? और आप क्यों नहीं आई हमारे साथ? मैंने विषय बदलने के लिए आक्रामक रुख अपनाते हुए जवाब दिया। अंजलि, जो तुम्हारे सुख दुख में साथ खड़ा है, उस नेकदिल इंसान को बाहर का आदमी बताकर उसकी बेइज्जती करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मेरा तीखा जवाब सुनकर अंजलि पहले चौंकी और फिर परेशान नजर आती राकेश से बोली, आई एम सॉरी। गुस्से में मैं गलत शब्द मुंह से निकाल गई। इसे आसानी से माफ़ मत करना राकेश, मेरी कोई बात नहीं सुनती है यह जिद्दी लड़की। इसे माफ़ी तभी देना जब यह तुम्हारे कहने से कुछ खा ले। मैं तुम दोनों का खाना यहीं लाती हूँ। अंजलि से नज़रें मिलाए बिना मैं मुड़ी और कमरे से बाहर निकलकर रसोई में आ गई। आज सारी परिस्थितियाँ मेरे पक्ष में थीं। बिस्तर में लेटी बीमार अंजलि न कहीं भाग सकती थी, न जोर से झगड़ा करने की हिम्मत उसमें थी। राकेश की मौजूदगी में अंजलि को अपना व्यवहार सभ्यता की सीमा के अंदर रखना ही था। मैं उसके सामने पड़ने से बच भी रही थी। राकेश ने जब भी जाने की इच्छा जाहिर की, मैंने या तो उसे कोई काम पकड़ा दिया या प्यार से डपट कर चुप कर दिया। वैसे अंजलि ने पहले जो नाराज़गी भरी खामोशी अपनाई हुई थी, वह भी कुछ देर सोने के बाद चली गई। जागने के बाद अंजलि ने राकेश के साथ एक लोकप्रिय हास्य धारावाहिक देखा। फिर दोनों हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत करने लगे। मैंने नोट किया कि अंजलि मुझे देखकर गुस्सा आंखों में भर लाती थी, पर राकेश के साथ उसका व्यवहार दोस्ताना था। ऐसा शायद पहली बार हो रहा था। उनके बीच बने इस नए संबंध को फलने फूलने का अवसर देने के इरादे से मैं अंदर के कमरे में जाकर लेट गई। मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। करीब 2 घंटे बाद मेरी नींद खुली। अंजलि के कमरे में पहुंचकर मैंने देखा कि मेरी भतीजी पलंग पर और राकेश पास पड़ी कुर्सी में बैठकर सो रहे थे। आने की मेरी आहट सुनकर राकेश जाग गया। हम दोनों कम से कम आवाज़ें पैदा करते हुए ड्राइंग रूम में आ गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राकेश बेटा, अब मैं संभाल लूँगी, तुम घर जाओ। मैंने उसकी पीठ प्यार से थपथपाई। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। उसकी यह बात सुनकर मैंने नोट किया कि उसके कपड़ों से उल्टी की बदबू आ रही थी। अब कल आ जाना, थक भी गए होंगे। नहीं, मैं बिल्कुल थका हुआ नहीं हूँ मौसी जी। अंजलि एक उपन्यास पढ़ना चाहती है, मैं वह भी उसे आज ही उपहार में देना चाहता हूँ। वह स्वीकार कर लेगी? तुम्हारा उपहार? मेरी आंखों में शरारत के भाव उभरे। हाँ मौसी जी, उसने मुझे आज अच्छा इंसान बताया है। अब मैं उसका अच्छा मित्र बनने का प्रयास करूँगा। वह शर्माता सा बोला। तब एक काम और करना, बीमार आदमी के कमरे में फूलों का सुंदर गुलदस्ता। मैं समझ गया। उसने उत्साहित अंदाज में मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने घर चला गया। उसे लौटने में करीब 2 घंटे लगे। इस सारे समय में अंजलि अपने भाई भाभीयों के व्यवहार की लगातार आलोचना करती रही। उसने इस सब के लिए अब तक जो भी अच्छा किया था, उन कामों का राग अलापती रही। मैंने जानबूझकर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, सिर्फ इतना ही कहा, कई बार अपने काम नहीं आते अंजलि। इस समस्या का समाधान यही है कि उस दिल के अच्छे इंसान को तुम अपनों की सूची में शामिल कर लो, जो सुख दुख में तुम्हारा साथ खुशी खुशी देने को तैयार है। मेरा इशारा राकेश की तरफ है। इस बात को उसने बखूबी समझा, पर हमारे बीच राकेश को लेकर कोई चर्चा नहीं छिड़ी। मैंने इस मामले में अपनी टांग अड़ाने की मूर्खता नहीं की। राकेश ने बाहर से जब घंटी बजाई, तब मैंने अंजलि का हाथ पकड़कर भावुक स्वर में सिर्फ इतना कहा, बेटी, अपने भाई और भाभीयों के परिवारों से भावी सुख और सुरक्षा पाने की नासमझी मत कर। इनके दिमाग में तेरे बलिदान और त्याग की यादें वक्त धुंधली कर देगा। तूने जो भी इन सब के लिए किया है, वह वक्त की ज़रूरत थी। अब उन बलिदानों की कीमत मत मांग।
जिंदगी में सुख शांति सुरक्षा और प्यार भरा सहारा सभी को चाहिए। अपनी घर गृहस्थी बसा ले, यह सब चीज़ें तुझे वहीं मिलेंगी। मेरी इस सलाह को अंजलि ने गंभीरता से लिया है। इसका एहसास मुझे उसके राकेश द्वारा लाए गुलदस्ते को स्वीकार करने के अंदाज से हुआ। राकेश के हाथों से गुलाब के फूलों का वह छोटा सा गुलदस्ता लेते हुए अंजलि शर्मा उठी थी। उसे किसी आम लड़की की तरह यूँ शर्माते हुए मैंने पहली बार देखा था। उन दोनों को अकेले छोड़कर मैं ड्राइंग रूम में चली आई। वहाँ से मैंने फ़ोन पर सीमा और प्रिया से बातें की। किला फतह हो गया, अब तुम लौट आओ। मेरी यह बात सुनकर वह दोनों खुश हो गई। आज जो भी घटा था वह सीमा, प्रिया और मेरी मिली भगत का नतीजा था। अंजलि की बीमारी का फ़ायदा उठाकर हम तीनों ने राकेश और उसे पास लाने की योजना पिछली रात ही बनाई थी। अरुण और अनुज इस योजना का हिस्सा नहीं थे। जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई कि वह चारों घर से बाहर चले जाएं। सीमा ने अरुण के साथ जबरदस्ती झगड़े को बढ़ाया था। प्रिया ही जोर देकर अनुज को साथ में घर से बाहर ले गई थी। अंजलि राकेश के साथ अपनी घर गृहस्थी बसा लेगी, इस आशा की जड़ें आज काफ़ी मजबूत हो गई थी। घर में बढ़ते झगड़ों की समस्या को हल करने की दिशा में हमने सही कदम उठाया है, इसका भरोसा मेरे मन में पक्का होने लगा था। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाली वीडियो में। धन्यवाद।